हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज जा रही होगी, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। आवाज जा रही होगी, कंफर्म करेंगे सभी लोग एक बार। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। लो। चलिए, गौतम, रुपेश, साक्षी, इरफान। चलिए, सभी लोगों का नमस्ते। और सभी लोगों का मैं मैसेज भी देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, हाँ, प्लेलिस्ट आपका बना देंगे एनसीईआरटी, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपको काम करेगा। पूरा एनसीईआरटी का एक प्लेलिस्ट हम अलग ही बनवा लेंगे। और वहां से अगर कभी भी अगर आपको देखना होगा तो सारे क्वेश्चंस को भी एनसीईआरटी के देख सकते हो। बाद में आने वाले समय में हम आपकी थ्योरी भी लेकर के आएंगे। और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी हम करा देंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड, ताकि अगर उस एरिया से अगर क्वेश्चंस आएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। बाद बाकी हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। जहां तक आपको पता होगा कि हमारा जो 6 to 8 और 1 to 5 का एग्जाम हुआ है, जिसमें इतना बड़ा स्कैम सुनने को मिला होगा, देखने को मिला होगा आपको, पूरा सोशल मीडिया पर हर जगह छाया हुआ है, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने एग्जाम को कैंसिल नहीं किया है। ये बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम होता है। थोड़ा भी अगर लीक होने की खबर मिलती है तो इस पर आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो बहुत बड़ा स्कैम है। और अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो मे भी हो सकता है कि इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाए। कोई कह नहीं सकता है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ नहीं गया होगा। फिर भी हम लोग अपने तरीके से मेहनत करते रहेंगे, जो होने का होगा हो भी करेगा। अ, और बाद बाकी आवाज भी अपने लिए, अपने अपने हक के लिए उठाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप आवाज भी नहीं उठाएंगे तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आवाज भी उठाना और अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है। तो हम आपको यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से लगातार हम आपको क्लास देते रहेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इस 6 to 8 में जो एग्जाम जो दिए होंगे, या 1 to 5 का जो एग्जाम दिए होंगे, फिर अगस्त में फिर से वैकेंसी का आपको अनाउंस्ड है कि कौन वैकेंसी आएगी अगस्त में। इसीलिए आगे के लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। ये नहीं कि अभी एग्जाम दिए और सो गए। जो होगा देखा जाएगा, बस आगे के लिए भी तुरंत लग जाना है, ताकि कि अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो कहीं ना कहीं हम फिक्स हो जाए। ठीक है। इसलिए हार नहीं मानना है, बस लगे रहना, जो होगा सब देखा जाएगा। आपको पता ही होगा, इस तरह का धांधला, इस तरह का धांधली हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए महंगा पड़ने वाला है। ठीक है। हाँ। हाँ, बिल्कुल मेरे भाई, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, एनसीईआरटी हर एक जगह काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि थ्योरी कुछ अलग हो जाता है। मैक्सिमम चीज आपके वही काम आएंगे। इसलिए आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार एसएससी के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। लगातार क्लास करिएगा, और डेली ये क्लासेस हम आपको यूट्यूब के इस चैनल से प्रोवाइड करेंगे आपको। चलिए, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और हम लोग शुरुआत करते हैं। हमने आपको बोला था मेरे भाई कि कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कराएंगे, कुछ बायोलॉजी के भी कराएंगे, और कुछ केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कराएंगे। हमारे पास कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग फिर केमिस्ट्री मरीन करेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं, जहां तक हो सकता है हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर आगे करते रहेंगे। तो केमिस्ट्री के भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसमें आपको दिए गए हैं। सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बिल्कुल मेरे भाई, 9th-10th का जो एग्जाम शेड्यूल है उसी में उसका एग्जाम होना है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि 9th-10th वाले जितने भी भाई लोग यहाँ पर ऐप में भी क्लास कर रहे हैं, सभी लोगों का एग्जाम जो है एकदम शेड्यूल है कि मे भी आपका एग्जाम होबे करेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम बात करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देखिए।
और पहला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है मेरे भाई, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। जब किसी बिंब कहने का मतलब वस्तु की बात कर रहा है, एक बात समझ लीजिए, बिंब कहने का मतलब है यहां पर वस्तु के बारे में बात कर रहा है। बिंब कहने का मतलब है मेरे भाई कि वस्तु के बारे में बात कर रहा है, कि जब किसी बिंब या वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के अंदर, तो एक चीज क्लियर हो गया कि दर्पण हमारा कैसा होना चाहिए, तो दर्पण हमारा अवतल दर्पण कह रहा है। लेकिन वस्तु को कहां रखना है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आपको कह रहा है कि रखना है। तो मेरे भाई एकदम क्लियर है कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो उस दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा, ये बातें आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपके सामने आएंगे तो एक बार में आपके आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि कुछ चीज थ्योरी आपको पता होगा पहले से भी, नहीं पता होगा तो अभी आप देखिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। सर कैसे पढ़े जो कि क्वालिफाई कर जाए? देखिए, आपको जितना भी हम ऐप पे क्वेश्चंस करवाए हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार मेहनत करने की जरूरत है। आपको जितना भी चीज हमें आपको नियुक्ति बैच में कराए हैं क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को लगातार करिए। और आज से नियुक्ति बैच का क्लासेस जो है आपका दोपहर में भी चलेगा और अभी भी चलेगा, दोनों टाइप में क्लासेस आपका चलेगा। अभी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी आपको कराएंगे और साथ साथ वहां भी कराएंगे। हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। और एनसीईआरटी के खूबसूरत क्वेश्चन सब जो मैंने आपको डाला है, जिसमें आप देखिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको बेहतरीन मिला होगा, जो आपका 1000 क्वेश्चन से लेकर के 1146 नंबर क्वेश्चन तक आपको दिया गया है ऐप पे। वो ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की संभावना वहां से है। 9th-10th वालों के लिए हम बोल रहे हैं। बाद बाकी जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी उसको कंटेंट दे करके हम सिखाएंगे, और आप ऐप वाले मेरे भाई लोगों को भी हम सब कुछ सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करके बताएंगे आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई हम लोगों को यहां पर दिख रहा है कि अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण की अगर बात कर रहा है तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को तो रखना है, लेकिन कहां रखना है ये भी क्लियर कर दिया कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में आपको वस्तु को रखना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपका होगा कि एक अवतल दर्पण बना ले मेरे भाई। एक छोटा सा दर्पण हम लोग बनाते हैं जिसको अवतल दर्पण हम कह देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण का शेप होता है। और अवतल दर्पण का जो शेप होता है वो कैसा होता है? तो चम्मच के आकार का ऐसा बनता है। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये जो हमारा अवतल दर्पण यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो एक बात आप जान लीजिए कि अवतल दर्पण हमारा कर्व अगर ऐसा बना हुआ है तो सेंटर भी इधर होगा, सेंटर उधर नहीं हो सकता है, वक्रता केंद्र उधर नहीं होगा, जिधर कर्व होता है उधर ही होता है। तो हम मान लेके चलते हैं कि हमारा कहां पर है, तो वक्रता केंद्र हमारा यहां पर है। और जहां पर ये हमारा क्या है, तो कहेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है। तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? तो कहेंगे इसको हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसी को मुख्य अक्ष और प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो हमारा वक्रता केंद्र होगा और ये जो हमारा पोल होगा, तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि ये पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और वक्रता केंद्र और पोल के बीच में क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ पर मुख्य फोकस होगा। हम जानना चाहेंगे मेरे भाई, आपको लगातार ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, 9th-10th का एग्जाम जो है आपका अपकमिंग है, अप्रैल में अगर मेंशन किया गया है तो आपका एग्जाम हो जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको उसी डेट और तिथि को मान करके आपको एग्जाम के लिए तैयारी करना है। एकदम आपको रिदम में बने रहना, हम आपके साथ यूट्यूब पे चैनल पे बने रहेंगे और आपको हर चीज यहाँ से एनसीईआरटी के मॉडल प्रोवाइड करेंगे। बाद बाकी अगर आपको लगता होगा कि हमारी कुछ कमी हो रही है तो हमारे ऐप पे भी जाएंगे तो नियुक्ति बैच आपको वहां पर मिलेगा। उस नियुक्ति बैच में भी हम लास्ट के हिटिंग क्वेश्चंस को लास्ट में करवाएंगे। अब आपकी क्लासेस वहां भी लगातार चलेगी। तो अगर बात कहा गया है मेरे भाई, अवतल दर्पण की बात कही गई, इतना बात आपको सबसे पहले बुझाना चाहिए। और यहां पर वक्रता केंद्र है। वस्तु को कहां रखना है मेरे भाई? वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। बताइए, वस्तु को वक्रता केंद्र को, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस, इसका मतलब इसके बीच में रखना, यहां पर वस्तु को रखना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग चलना चाहिए, पेन चलने की जरूरत नहीं होती है। आप कहेगा सर कैसे? तो उसका भी तरीका है, अगर तरीके से चलोगे तो काम बन जाएगा तुम्हारा। देखो कैसे मैं कहना चाह रहा हूं।
अगर वस्तु अनंत पे रहता है, समझना गौर से, अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहता, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर, या वस्तु यहां पर, या वस्तु यहां पर, कितने केस हो गए मेरे भाई? 5 केस। और एक और केस होगा, मैं छठे केस की अभी बात नहीं करूंगा, ये छठा केस काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। लेकिन ये वाला केस जो मैं यहां पर फिर से बताने वाला हूं मेरे भाई, इस केस की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, ये हमेशा आपको वास्तविक प्रतिबिंब देगा, दूसरा कुछ नहीं। यहां पर जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन कलर का मैंने डबल टिक लगाया है, आपको समझ लेना है मेरे भाई कि ये कैसा प्रतिबिंब यहां पर देखने को मिलेगा। तो एक के लाइन में जान लीजिए कि हमें यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, कहेंगे उल्टा होता है। दूसरी बात, दर्पण के जितना नजदीक जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से जितना दूर रहोगे उतना छोटा प्रतिबिंब बनता है। और अगर एक और चीज याद रखना मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। अगर आप वस्तु को कहां रख रहे हो, अगर आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर अगर रखते हो, ये जो वक्रता केंद्र का जगह हम यहां पर घेर रहे हैं, इस वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को आप रखते हो, ये जो वक्रता केंद्र का जगह है यहां पर, तो प्रतिबिंब हमारा समान आकार का बनता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो इसमें तो थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो यहां पर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो आप यहां पर देख रहे होंगे मेरे भाई कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से क्या बनेगा, तो बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर आपको ए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे राइट हो जाएगा। कितना आसानी से आपके ए ऑप्शंस राइट आ गए मेरे भाई। एकदम आपको प्यार से करना और प्यार से समझ करके आंसर कर लेना, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, 9-10 के जोनी जी 9-10 के जो क्वेश्चंस है वो हम आपको करवाएंगे। आज से ऐप पे भी आपकी क्लासेस चलेगी, वो क्लासेस आपका ऐप पे भी जैसे चल रहा था उसी मोड में चलेगा, और वहां से भी आपके हिटिंग क्वेश्चंस जो आपके आने वाले क्वेश्चंस है उसको हम लोग कराएंगे। और ध्यान रखना, ये 5 केस, 1 2 3 4 5 वास्तविक प्रतिबिंब देगा। लेकिन ये वाला जो आपको एक केस बचता है, जो फोकस और हमारा पोल के बीच में, ये काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। और याद रखना, काल्पनिक देगा तो वस्तु के दर्पण के पीछे बनेगा, और वह हम कहेंगे काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, लेकिन नजदीक पहुंच चुके हैं इसलिए बड़ा प्रतिबिंब देगा, मैग्नीफाइड इमेज बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका उसी से रिलेटेड है। दर्पण में लोगों को दिक्कत होता था, दर्पण के क्वेश्चन सारे को एक जगह मैंने करके यहां पर आपको कराने का वो कर रहा हूं कि ताकि आप दर्पण के क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। अब देखिए, अगर कोई वस्तु की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अवतल दर्पण के किस दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी जाती है। अब इनका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो एक बात तो क्लियर हो गया मेरे भाई कि दर्पण हमारा कैसा होना चाहिए, तो अवतल दर्पण की बात हो रही है। और अवतल दर्पण हम सभी को भाई को पता होना चाहिए कि हमारा अवतल दर्पण चम्मच के आकार का होता है, और जैसे जैसे दर्पण के नजदीक जाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब देता है, और जितना दूर रहेंगे उतना छोटा प्रतिबिंब होता है। इस बात को तो एकदम घोंट करके पी जाओ। और यही सब चीज तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जहां पर बीचों बीच कट करेगा उसको पोल कहेंगे, कर्व इधर है तो मेरे भाई सेंटर भी इधर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर आपका मुख्य फोकस होगा, तो यहां पर मुख्य फोकस हो गया। अब मामला यह है मेरे भाई कि अगर आप इधर की ओर जाओगे, जब आप इधर की ओर जाओगे तो यहां पर अनंत होता है। मैंने फिर से कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, किसमें अनंत हो गया, इन दोनों के बीच में, यहां पर यहां पर यहां पर अगर वस्तु को रखोगे तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, यहां पर रखोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप यहां की बात करिए, यहां की बात करिए, यहां की बात करिए, यहां की बात करिए, यहीं की बात करिए, इतने ही जगह रखाएगा वस्तु, ये भी ध्यान रखना है। अगर इतने जगह वस्तु को अगर हम रखते हैं रेंडमली, हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई कि आप ये बात जान लो कि इन सभी में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहेंगे यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो एक ही लाइन में जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहां पर मामला और कुछ है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा मेरे भाई, तो उल्टा रहेगा। अब यहां पर मामला क्लियर हो गया कि हमको इन पांचों केस में, क्वेश्चन में बोला कि वस्तु को कहां रखना है, तो आपको मुख्य फोकस यानी कि एफ पर वस्तु को रखना है। देखिए एफ भी इसी में आ गया। क्लियर है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा ही बनेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका थोड़ा उल्टा है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को थोड़ा और प्रॉपर्टी जानने का कोशिश करेंगे। और ध्यान रखना मेरे भाई, मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं, जैसे आप नजदीक आओगे दर्पण का, अवतल दर्पण, यह अवतल दर्पण है, उत्तल नहीं है। अवतल दर्पण के जितना नजदीक आओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र ही एक ऐसा जगह जहां पर वस्तु को रखोगे तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही इससे आगे बढ़ोगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जैसे ही आप यहां पर वस्तु को अनंत पर रख दिए तो प्रतिबिंब एकदम छोटा बनेगा। ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मामला है इस क्वेश्चन के बारे में, तो हम लोग यहां पर फिर से आते हैं
और इस चीज को समझते हैं मेरे भाई, क्योंकि हमें पता है कि एक एक चीज अगर हम लोग कंसेप्ट वाइज अगर पढ़ लेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। अब मामला यह है कि ये हमारा दर्पण है। अब यहां पर हम लोगों ने सीख चुका है कि पोल होगा, यहां पर चूंकि कर्व है इधर है तो कहेंगे सेंटर भी इधर होगा। सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर मुख्य फोकस होता है, यानी कि सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होता है। अब मामला क्या है मेरे भाई, तो वस्तु को हमको कहां रखना है, तो मुख्य फोकस पर रखना है। अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं मेरे भाई, तो समझना, अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। के लाइन में याद रखना, अगर वस्तु को हम यहां पर समझने की कोशिश करो, फिर से मैं बताना चाहता हूं आपको। अगर ये केस हमारा ऐसा है कि वस्तु को अगर फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस कहां पर, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो कहेंगे फोकस पर बनता है, उल्टा होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। हेलो, आप लोग थोड़ा देर के लिए लाइन पे रहिए, एक अर्जेंट काम आ गया, तुरंत हम 2 मिनट में आ रहे हैं और फिर आपसे बात करते हैं। सुदामा, तुम मेरा रूम देखा है क्या? लेकिन भुला जाएगा ना ये, विकास सर का नंबर है? वहां से मेरा फोन लो, तो वहां पे रखा हुआ है, ऑन लेकर के थोड़ा जल्दी से।
देखो तो। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। चलिए, तो हम लोग जहां पे था उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो इनका प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने एक बात आपको बोला कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लोगे। करना क्या है मेरे भाई, इस बात को समझना है। यहां पर हमारा क्या तो अनंत है और यहां पर फोकस है। ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर, फोकस पर बनेगा। और अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उल्टा होता है, दोनों वाइस वर्सा है। ठीक है। अगर वस्तु को अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु को अगर फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो अनंत पर बनता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो अगर वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहां, फोकस पर। अगर वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहां पे, अनंत पर बनेगा। इस बात को ध्यान रखना। और अगर वस्तु हमारे वक्रता केंद्र पर अगर होता है, अगर यहां पर कोई वस्तु अगर होगा तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनता है, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तो अब बताइए, अगर वस्तु को फोकस पर रखा गया तो अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर होता तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता। और अगर वस्तु फोकस पर रखा गया तो अनंत पर बनेगा। तो जाहिर सी बात आप कहेंगे अनंत पर बनेगा। डिटेल भी इसका है लेकिन हम उतना नहीं करने जाएंगे, शॉर्टकट तरीका आप सीखिए, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि एफ हमारा फोकस दूरी है और एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले यहां पर एक अवतल दर्पण की बात कही गई है। तो अवतल दर्पण के सामने आपको 2f सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये बोला गया है। तो आपको एक बात समझना पड़ेगा मेरे भाई, आज सैड मूड में लग रहा है, कल्याणी जी का ना है। हाँ, थोड़ा सा कुछ कुछ इधर उधर का काम आ जाता है जिसकी वजह से परेशानी हो जाता है। क्योंकि टीचिंग ऐसा चीज है मेरे भाई कि इसमें थोड़ा भी डेविएशन नहीं खोजता है। अब कोई कोई काम बीच में अगर आ जाता है इधर उधर का, कोई डॉक्टर का, कभी किसी का कभी किसी का, तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आप लोग को पढ़ाना होता है, हर चीज टाइम पे टेबल पर क्लास वगैरह लेना होता है, जिसकी वजह से परेशानियां तो होती ही है। लेकिन फिर भी उन सभी चीज को साइड करते हुए फिर भी हम आपकी क्लासेस को अटेंड करते हैं। हम तो यहां तक कि आप समझिए कि घर भी बहुत कम जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, आपको पढ़ाते तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस चलती है, सिर्फ आपकी क्लासेस नहीं है, बहुत सारे क्लासेस चलती है, सारे सारे क्लासेस को अटेंड करना होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हाँ बिल्कुल, क्लास कंटिन्यू रहेगा आपका। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे। एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण बना लीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो आप अवतल दर्पण बना लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कर पाएंगे तो। अगर अवतल दर्पण बोला तो सबसे पहला काम है आप अवतल दर्पण बना लीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और इसके बीचों बीच जो लाइन जाती है इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। अभी मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, यहां पर हमारा पोल होता है और यहां पर कर्व इधर है, तो सेंटर भी हमारा इधर होगा। सुदामा, सुदामा, थोड़ा फैन चला दो तो। और इसके बीच में क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर फोकस होता है। यहां पर क्या होगा तो कहेंगे फोकस होगा, इसके बीच में क्या होगा तो फोकस होगा, ध्यान रखेंगे। और यहां पर क्या है कि अवतल दर्पण के सामने एफ सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर की दूरी पर आपको वस्तु को रखना है। वस्तु को कहां रखना, बिंब मतलब वस्तु है। तो फोकस 2f दूरी पर अगर बोला है और फोकस दूरी अगर f बोला है, तो कोई भी दूरी हम लोग कहां से मापते हैं, तो पोल से मापते हैं। तो पोल से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां जो डिस्टेंस है ये फोकस दूरी का होगा। तो आपसे बोला गया 2f सेंटीमीटर पर जाना है, इसका मतलब f सेंटीमीटर अगर ये है तो 2f तो ये हो जाएगा। इसका मतलब वक्रता केंद्र पर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए मेरे भाई, इसका मतलब है कि हम वक्रता केंद्र पर पहुंच गए। इसका मतलब अगर ये हमारा f होगा तो ये बात समझ लेना है कि 2f हमारा कौन होगा, तो कहेंगे 2f हमारा यहां पर होगा। ये हमारा 2f कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा, तो कहेंगे 2f होगा, जो कि वक्रता केंद्र पर पहुंच गए। अभी जस्ट हम चिल्ला चिल्ला करके आपको बताएं कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो आपको बताना चाहिए मेरे भाई कि प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उल्टा बनेगा, समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र एक ऐसा जगह है जहां पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा वहीं पर बनना है। तो आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन के आंसर करके बता देंगे कि अवतल दर्पण के 2f सेंटीमीटर की दूरी पर अगर वस्तु को रखना है, f सेंटीमीटर बोले तो यहां से यहां 2f बोल दिया तो हम वक्रता केंद्र पर पहुंच गए, और वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ये भी यहां पर श्योर है, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमको लगता है कि सभी लोगों को यह बात क्लियर हो गया होगा। तो देखिए क्वेश्चंस बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बनाने का अगर तरीका पता है तो क्वेश्चंस सीधे वे में आसानी से बन जाते हैं, और ये प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। हम प्रैक्टिस इतना बढ़िया से करा देंगे आपको, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ताकि आप अच्छा कर पाएंगे, आप रिजल्ट दे पाएंगे, और पूरे कंसेप्चुअली हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे। तो हमारे सामने अगला जो क्वेश्चन मेरे भाई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, मेरे भाई जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उसी के बारे में बोला गया। तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए, जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है, जो अपने प्रकाश से चमकता है, उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, अगर बॉडी को अगर प्रकाश के हिसाब से अगर क्लासिफाई किया गया है, बॉडी को अगर प्रकाश के हिसाब से अगर बॉडी को क्लासिफाई किया गया है, तो आपको एक बात जान लेना पड़ेगा मेरे भाई, दो तरह की बॉडी होती है। दो तरह की बॉडी होती है। एक हमारा कैसा होगा तो कहेंगे लुमिनस बॉडी कहते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना, एक हमारा लुमिनस बॉडी होता है, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा नॉन लुमिनस बॉडी होता है। ध्यान रखेंगे, एक हमारा कैसा होगा तो लुमिनस बॉडी होता है, और दूसरा हमारा कैसा होगा तो यहां पर नॉन लुमिनस बॉडी होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो जो लुमिनस बॉडी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको लुमिनस बॉडी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ध्यान रखना, जिसका खुद का प्रकाश होता है उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं, और जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता उसको नॉन लुमिनस बॉडी कहते हैं। इसी को प्रदीप्त वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर प्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं, और जिसका खुद का प्रकाश होता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है उसको क्या कहेंगे मेरे भाई, तो याद रखना, इसको हम लोग अप्रदीप्त वस्तु के नाम से जानते हैं। एक ही लाइन में आप जान लीजिए। तो आपको एक ही लाइन में समझ लेना है कि जिसका खुद का प्रकाश होगा उसको लुमिनस बॉडी कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु होते हैं। हम लिख भी देते हैं, जिसका खुद का प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो, जिसका खुद का अपना प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो, और वह अपने प्रकाश से चमकता हो, और वह अपने प्रकाश से चमकता हो, और वह अपने प्रकाश से चमकता हो, वह अपने प्रकाश से चमकता हो। जैसे सूरज की हम बात करते हैं, तो सूरज का खुद का प्रकाश और अपने प्रकाश से वो चमकता है, तो वो लुमिनस बॉडी कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, अगर हम सूरज की बात करते हैं, यदि हम यहां पर तारा की बात करते हैं, इसका खुद का प्रकाश होता है और अपने प्रकाश से चमकता। बल्ब की बात करते हैं, बल्ब का खुद का प्रकाश होता है, अपने प्रकाश से चमकता है। जुगनू की बात करते हैं, देखिएगा गर्मी के समय में जुगनू आप देखते होंगे, उसका भी खुद का प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश से चमकता है, जिसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। दूसरा हमारा नॉन लुमिनस बॉडी हम लोग कहते हैं, जो कि वो अप्रदीप्त वस्तु होता है मेरे भाई। तो एक ही लाइन में जान लीजिए, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरों के प्रकाश से चमकता हो। तो एक ही लाइन में हम लोग कहेंगे, जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, और वस्तु दूसरों के प्रकाश से चमकता हो, और वस्तु दूसरों के प्रकाश से चमकता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, कि अगर कभी भी अगर बॉडी की बात करता है तो बॉडी को क्लासीफाई हम लोग उसके प्रकाश के हिसाब से भी करते हैं। इस तरह से हमारे सामने है लिखा हुआ कि वह वस्तु बताइए जो वस्तु स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता होगा, और वे वस्तु क्या कहलाएगी। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, कि यहां पर अगर हम बात करते हैं तो प्रदीप्त वस्तु की हम बात करें, इल्यूमिनेंस का मतलब होता है प्रदीप्त, इल्यूमिनेंस का मतलब होता है प्रदीप्त, या लुमिनस भी बोलते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो खुद के स्वयं के प्रकाश से चमकता है तो प्राकृतिक रूप से चमकता होगा, प्राकृतिक दीप्त कहेंगे उसको, और इसी को हम लोग प्रदीप्त भी कहते हैं। प्राकृतिक दीप्त को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना मेरे भाई, इसी को हम लोग प्रदीप्त की वस्तु के नाम से भी जानते हैं।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा प्रदीप्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करते हैं मेरे भाई, ये हमारा नॉन लुमिनस जो दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, तो वो हमारा अलग चीज है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके बारे में भी समझते हैं। ये समतल दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन, और समतल दर्पण से अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, किस क्लास का एग्जाम्पल, अच्छा जब मेंशन करवा देंगे। ये आपका 9th का एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को मैंने ढूंढ करके आपको करवा रहा हूँ, ताकि फिजिक्स के जो अहम क्वेश्चंस होते हैं, खास करके लाइट चैप्टर का, जहां से आप मिरर या लेंस के जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मेरे बार बार क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सर मेरा 36 क्वेश्चन साइंस में सही था, बस आपसे पढ़ कर गई थी, बस इसी तरह से 9th में भी हो जाए। बिल्कुल साहू जी, आप सोनू जी आप निश्चिंत रहिए, आपको अभी लगातार हम पढ़ाएंगे 9th के लिए। अभी 5 को आपका एग्जाम होना है, उससे पहले बेहतरीन तरीके, लेकिन इससे पहले जितना मैंने पढ़ा रखा है जरूर उसको ऐप में बार बार कर लेना, ताकि वो आपको काफी हेल्प करेगा। और इसके अलावे हम आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इसके अलावे हम आपको ऐप पे भी अच्छे क्वेश्चंस करा देंगे आपको। समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में, समतल द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन यहां पर गलत है, गलत कथन को आपको चूज करना है। तो यहां जो गलत कथन है उसको चूज करना है। तो मेरे भाई एक बात एक ही लाइन में जान लीजिए, यहां पर इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण पूरा समतल होता है, इसमें वक्र नहीं बनेगा, कर्व नहीं बनेगा, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और ध्यान रखना, ये जो हमारा मुख्य अक्ष की हम बात करते हैं मेरे भाई, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, तो कहेंगे ये हमारा मुख्य अक्ष है। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करते हैं। ये जो एक्सिस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मामला क्या है, तो यहां पर अगर कट किया तो यहीं पर पोल होगा, जाहिर सी बात है मेरे भाई, सेम सब कुछ हम लोग यहां पर देखेंगे। क्योंकि ये समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के सामने वस्तु कहां पर हो सकता है, समतल दर्पण के सामने वस्तु कहीं पर भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। एक की बात जान लीजिए, समतल दर्पण के सामने मान लेते कोई आदमी यहां पर है या कोई वस्तु यहां पर है, तो इसके प्रतिबिंब जो बनेंगे उतने ही दूरी पर बनेंगे। डायरेक्ट हम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, जितना दूरी पर ये वस्तु आपका रखा हुआ है, समझना गौर से, जितना दूरी पर ये वस्तु आपका यहां पर रखा हुआ, जितना दूरी पर रखा हुआ, प्रतिबिंब भी आपका इस जगह से उतना ही दूरी पर बनना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, सेम उतने ही डिस्टेंस पर प्रतिबिंब बनता है। इस बात को एकदम ध्यान में रखना है। सेम प्रतिबिंब जो बनेगा उसका जो डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो वो भी एक्स होगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो प्रतिबिंब हमारा कहां पे, तो कहेंगे प्रतिबिंब हमारा यहां पर बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो यहां पर हमारा वस्तु है, और यहां पर क्या बना उसका, तो कहेंगे यहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। हम यहां पर बात करेंगे मेरे भाई समतल दर्पण से, सारे क्वेश्चंस को करवा देंगे। तो यहां पर अगर कोई भी दूरी मापेंगे तो दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरी बात, आपको सबसे अहम बात यह समझना है मेरे भाई कि अगर ऐसा होता है तो इस परिस्थिति में आप देखिए दर्पण के पीछे इमेज बना है, और जब दर्पण के पीछे इमेज बना है तो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति की अगर हम बात करते तो वो कैसा बनेगा। ध्यान रखना मेरे भाई कि प्रतिबिंब के जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी, तो एक ही लाइन में जान लीजिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो कहेंगे दर्पण के पीछे, सर जब भी दर्पण के पीछे होगा तो हमेशा काल्पनिक होता है। दर्पण के अगर पीछे कह दिए तो इसका मतलब काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो सर ये भी बात सत्य है कि सीधा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होगा। लेकिन ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण में एक खासियत है मेरे भाई कि समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु इतने आकार का होता है तो प्रतिबिंब भी उतने ही साइज का बनता है, यानी कि दोनों के हाइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कहेंगे प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा मेरे भाई, तो एक के लाइन में आप जान लीजिए ये समान आकार का, यहां पर समान आकार का प्रतिबिंब आपको देगा। और दूसरी बात आपको समझना, जितना दूरी पर है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरी बात आपको समझना है मेरे भाई, अगर हम यहां से चलना शुरू करते हैं, समझना गौर से, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आप भी वेग से चलना शुरू करते हैं, कहां से, तो यहां से, तो याद रखना कि जब प्रतिबिंब उधर से आती हुई नजर आएगी तो आपको टू भी वेग से नजर आती है। क्योंकि हम लोग वेग को जानते हैं, वेग अगर सदिश राशि है तो टू भी हमारा इसलिए हो जाएगा, चूंकि अगर वेग को प्लस मानते तो उधर से आएगा तो क्या, तो माइनस। और ऐसे केस में हम लोग अगर देखेंगे मेरे भाई, इसके सापेक्ष उधर से हमारा क्या, तो कहेंगे ट्रू भी वेग से आता हुआ नजर दिखेगा। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर
समतल दर्पण की एक और बात समझ लेना है कि समतल दर्पण के सामने ये सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज जानना जरूरी है कि प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है ये पार्श्व उल्टा बनता है। ये कैसा बनता है? तो याद रखना मेरे भाई कि ये पार्श्व उल्टा बनता है। ये पार्श्व उल्टा का मतलब उल्टा नहीं होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है कि समतल दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपका दाहिना हाथ आपको बायां दिखेगा और आपका बाहिना हाथ आपको दायां दिखेगा। इसको पार्श्व उल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इन सब का बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी बात हम पढ़ा रहे हैं इस सब के बोर्ड पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, एक एक नजर देखिएगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी समतल दर्पण, ये कैसा दर्पण है मेरे भाई, तो एक के लाइन में जान लीजिए। जो दर्पण हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं उस दर्पण की अगर बात करते हैं ये समतल दर्पण है। दूसरी बात जान लेना कि समतल दर्पण को अगर थीटा कोण से अगर घुमाते हैं, समतल दर्पण की सतह को अगर थीटा कोण से मोड़ते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा से मुड़ जाता है। ये भी इसका यहां पर एक सच है और इस चीज को आप ध्यान रखना है। यानी कि अगर आप प्रतिबिंब को अगर मान लेते हैं समतल दर्पण के प्रतिबिंब को, यानी आप ये कह सकते हैं समतल दर्पण को कर लीजिए। यहां पर समतल दर्पण की हम बात करते हैं। समतल दर्पण को यदि थीटा कोण से समतल दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब कितना से घूम जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाता है। तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूम जाता है, याद रखना 2 थीटा से यहां पर घूम जाता है, इस बात को ध्यान रखना। 2 थीटा से यहां पर प्रतिबिंब घूम जाता है। तो समतल दर्पण को यदि आप थीटा कोण से घुमाओगे तो प्रतिबिंब 2 थीटा से घूमेगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि समतल दर्पण को अगर मान लेते हैं 18 डिग्री से घुमा दिए तो बताइए प्रतिबिंब कितने से घूमेगा, तो कहेंगे उसका 2 गुना यानी 36 डिग्री से हमारा घूमेगा। तो ये भी इसका सच है, इसको भी ध्यान रखना है। पार्श्व उल्टा का मतलब बता दिए, समान आकार का बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक होगा, हमेशा ऐसा ही प्रतिबिंब आपका निर्माण होगा। किसका? तो समतल दर्पण के लिए, इस बात को ध्यान रखना ये बात। तो अब आप क्वेश्चंस पे आइए, देखिए क्वेश्चंस आपका कैसे बन जाता है। कह रहा है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। बिंब के यानी कि बिंब मतलब वस्तु की बात कर रहा है, बिंब हमारा वस्तु होता है, इस बात को ध्यान रखना। कई सारी बुक में बिंब बोल लिख देता है। तो वस्तु के समान साइज का होता है क्या, तो समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो प्रतिबिंब समान साइज का होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब का साइज यहां पर देखिए, वस्तु का साइज दोनों बराबर है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा क्या तो सही है। दर्पण के पीछे जब भी बनेगा प्रतिबिंब तो हमेशा काल्पनिक बनता है, और हमेशा याद रखना समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक ही होगा, वास्तविक कभी नहीं होता है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं यहां पर सही स्टेटमेंट है। समतल दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के क्या होती है, आगे होती है। अगर वस्तु जितना आगे होगा उतना ही पीछे बनता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अभी तक में 3 अगर सही मिल गया है, इसका मतलब आपको गलत को चूज करना है। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कभी वास्तविक नहीं हो सकता, ये गलत है। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका कहीं ना कहीं राइट हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई कि जिस हिसाब से हम आपको कराते हैं उस हिसाब से आपको सिर्फ क्या करना है, साइंस में करना है। और देखिएगा इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा, आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको करा देंगे। जो पढ़ाएंगे वो दिमाग में आपको सेट रहेगा ताकि आप अच्छे से कर पाओगे। हाँ, एग्जाम्पलर जितना भी उसके थ्योरी होंगे, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस की बात करते हैं या एग्जाम्पलर के थ्योरी की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मेरे पास केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि जितना क्वेश्चन हम करा पाएंगे, क्योंकि 10 बजे से मेरे फिर भी क्लासेस होती है, अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल हम केमिस्ट्री क्वेश्चंस कराएंगे और कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस कराएंगे। फिर परसों हम फिजिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। लगातार हम यूट्यूब के माध्यम से भी आपको सिखाते रहेंगे। अगर क्वेश्चंस आ गया तो आप आसानी से यहां से सॉल्व कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती, मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि प्रकाश की किरणें विचलित कब नहीं होती, ये भी मामला यहां पर कहीं ना कहीं काम है। तो प्रकाश की किरण विचलित कब नहीं होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लेते हैं कि दर्पण कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप मान लीजिए कि हमारा समतल दर्पण है, ये पूरा का पूरा फ्लैट है, समतल दर्पण है। अब इस पर कोई अविलंब को अगर बताना होगा कि अविलंब कैसा होगा, इस पर कोई नॉर्मल को दिखाना होगा तो नॉर्मल कैसा होगा मेरे भाई, कहेंगे इसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे और इसी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे तो अविलंब कहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई भी हमारा इस समतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं, अविलंब उस पर अगर होता है, ये कैसा दर्पण है तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा यहां पर समतल दर्पण की बात करते हैं। तो समतल दर्पण पर कोई भी लाइन अगर अविलंब होता है, इसका मतलब वो समतल दर्पण के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, तो याद रखना अविलंब तभी होगा जब 90 डिग्री कोण बनाता है।
ये लाइन अभिलंब तभी होगा जब इस समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, ये बात सही है, और इसीलिए इस लाइन को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो अभिलंब को हम लोग यहां पर नॉर्मल कहते हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। समतल दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर प्लेन मिरर कहते हैं। समझना गौर से, आगे भी काम आएगा। कह रहा है कि प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होगी। तो प्रकाश की किरणें विचलित तब होती है मेरे भाई जब किसी एंगल पर इंसिडेंट होता है। समझना गौर से, अगर हम प्रकाश की किरण को ऐसे गिराएंगे तो विचलित हो जाएगी, ऐसे गिराएंगे तो विचलित होगी, ऐसे गिराएंगे तो विचलित। लेकिन यदि प्रकाश की किरण को हम इसी के लाइन में अगर ऐसे सीधा जाकर के हम भेज देते हैं, प्रकाश की किरण, ये किसकी किरण है मेरे भाई, तो हम लोग अभिलंब के अनुदिश ही प्रकाश की किरण की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। ये हमारा किसकी किरण है, तो की लाइन में जान लीजिए, यहां पर हम प्रकाश की किरण की बात करते हैं। अगर हमारा अब प्रकाश की किरण सीधा जाकर के दर्पण पे टकराता है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पर जाकर के टकराएगा, और जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में लौट आएगा। क्योंकि 90 डिग्री पर अगर हमारा गिरता है प्रकाश, तो कहेंगे किसी भी सतह पर अगर 90 डिग्री पर अगर प्रकाश गिरता है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ना उधर ना इधर, वो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते में वापस चला जाएगा। तो समतल दर्पण के अगर लंबवत परावर्तित होने पर, तो समतल दर्पण ये है और इस पर आपतित हुआ तो परावर्तित भी ऐसा ही होगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई विचलन नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर सही हो गया। समतल दर्पण से तिरछी अगर प्रतिबिंब बनता, अगर बस ऐसे से अगर अगर ऐसे बनेगा तो जाहिर सी बात है डेविएशन तो होगा, ये नहीं होगा। प्रिज्म से होकर निकलने पर हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जब प्रिज्म की बात आती है, न्यूटन ने डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कंसेप्ट दिया था, आपको सभी को पता होना चाहिए कि यदि हम यहां पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट को अगर हम लोग देखते हैं तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हमारा होता है, उन्होंने बताया था एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म पर क्या किया, तो सूरज के प्रकाश को इस पर गिराया, और जब देखा कि ये सीधा नहीं निकल करके ये मुड़ना शुरू कर देता है और इस तरह से 7 कलर में वो विभक्त हो जाता है। बताइए मेरे भाई कि इसमें डेविएशन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है। तो ये कभी हमारा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। और ये सब भी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे आयताकार पट्टियां की समानांतर सतह पर अपवर्तित होने, अपवर्तित की बात हम लोग नहीं करेंगे, यहां पर प्रकाश की किरणें की हम बात करेंगे परावर्तित होने पर। तो मेरे भाई एक बात जान लीजिए कि अगर प्रकाश जाएगा 90 डिग्री पर अगर जाएगा किसी सतह पर तो उसी रास्ते में लौट आता है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो इसके लिए एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन तो सिंपली आपका बन गया, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए आपतन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। मेरे भाई एक बात जान लीजिए, अगर आपतन कोण परावर्तन कोण की अगर बात करता तो ये बात जानने की कोशिश कीजिए। ये समतल दर्पण आपसे पूछेगा बताओ इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, तो क्या कहोगे, तो मामला फंस जाएगा। इसीलिए आपको ये अभिलंब बता दिए मैंने कि अभिलंब ये 90 डिग्री पर होता है। अगर मान लेते कोई किरण हमारा ऐसे गया और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं मेरे भाई, तो इसको हम अविलंब कह रहे हैं। अविलंब इसलिए कह रहे हैं मेरे भाई कि ये समतल दर्पण पर कितने डिग्री पर ध्यान रखेंगे, तो ये समतल दर्पण पर ये हमारा कितने डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर हमारा ये है, ये लाइन है, इसलिए अविलंब कहलाता है। अब यहां पर अगर ये आपतित किरण आने वाली किरण होगी तो अविलंब के साथ ये कितना, मान लेते हैं कि अगर थीटा कोण पर इंसिडेंट होती है तो ध्यान रखना मेरे टकराने के बाद भी ये हमारा कितना, तो कहेंगे थीटा कोण पर ही आएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे क्या होंगे, तो बराबर होते, ये लॉ भी कहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब किसी समतल दर्पण पर किसी कोण से अगर आपतित कोई, ये हमारा आपतित किरण है, इसको हम कहते हैं ऐसे जा रही है, सीधा लाइन जो दिख रहा है ये आपतित किरण की बात कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए मेरे भाई कि यहां पर ये हमारा आपतित किरण है, और दूसरी बात जान लीजिए ये जो हमारा अभिलंब है और ये जो आपतित किरण है, इसके बीच में ये जो कोण बना हुआ है इसको आपतन कोण के नाम से जानते हैं। एकदम सिंपल वे में आपको पढ़ना है और एक बार जान जाइएगा तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैंने आपको क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, मैंने आपको यह बोला है। इसमें बोला है, इसमें नहीं बोला, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें बोला है बताइए आपतन कोण का मान यहां पर हमारा थीटा आई क्या होगा और परावर्तन कोण का मान हमारा यहां पर थीटा आर क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन आंसर करके बताना, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के लिए बता पाते हैं। बस ये मैं सिखाना चाह रहा हूं, जो लोग नहीं जानते जान लीजिए यहां पर। तो ये आपतित किरण है, ये अविलंब है, इस लाइन पर इस सतह पर अविलंब ये है हमारा, ये आपतन आपतित किरण है। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाई, ये परावर्तित किरणें हैं और ये अविलंब है, तो परावर्तित किरणें अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ये परावर्तन कोण, ये हमारा आपतन कोण। तो यहां जो कोण बन रहा है इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यहां तो आपको दिख गया कि सर ये परावर्तन कोण होगा, तो मेरे भाई आपको इसमें बताना कि आपतन कोण परावर्तन क्या हुआ है। तो आप कहेंगे सर आपतन कोण अगर देखेंगे तो आपतित किरण और अविलंब दोनों एक ही लाइन पर है, तो आपतन कोण का मान तो 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे कि अविलंब भी यही है, परावर्तित किरण भी यही है,
इसका मतलब उसके लिए भी वो दोनों एक ही लाइन पर है, तो दोनों का मान तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने मेरे भाई। अगर आपको इस केस में अगर पूछता है कि अगर ऐसे केस में अगर आपसे पूछता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो आप कहना मेरे भाई कि दोनों केस में कितना डिग्री करोगे, तो कहेंगे 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर जिस एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारा कौन कहता है, हमारा दर्पण की प्रॉपर्टी कहती है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ये और ये आपतन कोण परावर्तन कोण 0 होगा। याद रखना, क्वेश्चंस आपके कई बार पूछते हैं। कई बार आपसे यह भी पूछेगा कि हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होगा, तो दोनों एक ही लाइन पे होगा, फिर भी 0 ही डिग्री मान करके चलेंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, आपको लगता है कि हमको साइंस चाहिए, मेरे भाई हम आपके साथ अवेलेबल हैं। आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल दर्पण के पोल एवं फोकस के बीच में अगर रखी वस्तु काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक बात तो आपको जानना पड़ेगा मेरे भाई कि जब कभी भी यहां पर उत्तल दर्पण की बात होती है, एक के लाइन में जान लेना पड़ेगा आपको कि उत्तल दर्पण की जब कभी भी बात होती है, तो याद रखना ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, आपको हमेशा समझ लेना है कि हमेशा ये कैसा प्रतिबिंब देगा, तो हमेशा ये काल्पनिक प्रतिबिंब देता है। इसमें कहीं से कोई शक वाली कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट आप कहोगे कि उत्तल दर्पण है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमें देगा। इस बात को एकदम समझना है। दूसरी बात आपको यह भी समझना है कि अगर काल्पनिक प्रतिबिंब अगर दे रहा है, इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। और अगर सीधा होगा तो यह भी समझना पड़ेगा कि आवर्धन का मान क्या होगा, तो पॉजिटिव। ये सब तो आपको डायरेक्ट रिलेशन को समझना पड़ेगा। अब उत्तल दर्पण के पोल और फोकस, उत्तल दर्पण हमारा कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये मेरे भाई इस तरह का जो दर्पण होता है, इस तरह के जो दर्पण होते हैं, इसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये वाला जो दर्पण आप देख रहे हैं ऐसे करके, ये वाला दर्पण आपका, ये वाला परावर्तक, ये वाला हमारा उधर वाला जो हैचिंग वाला मार्क है, वो हमारा क्या था, पेंट किया हुआ दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे ये हुआ। तो अगर हम लोग, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये कैसा दर्पण है मेरे भाई, तो इस दर्पण को हम लोग यहां पर उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दर्पण कैसा है, तो ये बात आप जान लीजिए कि इस दर्पण को हम लोग यहां पर उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये दर्पण हमारा कैसा हो गया मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हमारा उत्तल दर्पण हो गया। और आपको पता होगा कि यहां पर हमारा पोल होता है, सेंटर इधर नहीं होगा, सेंटर इधर होता है। जिधर कर्व होगा उधर ही सेंटर होगा, तो कर्व उधर है तो सेंटर उधर ही होगा। और मान लेते हैं कि सेंटर यहां पर है, तो पोल और सेंटर के बीच के पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। अब मामला यह है मेरे भाई कि अनंत कहीं ना कहीं तो यहां पर होगा। और कह रहा है कि उत्तल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखी काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि उत्तल दर्पण के पोल और फोकस, पोल तो समझ में आता है, और यहां पर फोकस के बीच में, तो अगर पोल और फोकस के बीच में यहां पर वस्तु को रखेंगे, तो बताइए प्रतिबिंब आपको यहां पर दिखेगा क्या। इधर वस्तु नहीं रहेगा, वस्तु कभी भी लेफ्ट साइड में रहता, कभी वस्तु राइट साइड में नहीं रहता है। तो ये थोड़ा सा गलत आपको दे रखा है। ध्यान रखना कि इसमें एक ही चीज ध्यान रखना मेरे भाई, अगर वस्तु अनंत, दो ही केस इसमें बनता है। अवतल दर्पण में दो ही केस बनता है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण में दो ही केस बनता है। और दो केस में क्या क्या होगा, तो एक बार वस्तु अनंत पर होता है। देखो यहां मैं क्लियर कह देता हूं आपको कि वस्तु कहां पर होगा, तो एक बार वस्तु हमारा अनंत पर होता है। एक बार वस्तु कहां पर होगा, तो कहेंगे अनंत पर होगा। केस की बात करता है, अगर वस्तु अनंत पर होता है। दूसरा केस आपका क्या हो सकता है कि अनंत और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। याद रखना मेरे भाई, दूसरा केस आपका हो सकता है कि अनंत और पोल के बीच की बात करते हैं। अनंत और पोल के बीच कहीं भी, हम कहना चाह रहे कहीं भी अगर वस्तु अगर रहता है, तो ये वो कैसे बनता है। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो हमेशा के लिए समझ लेना, चाहे दर्पण कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ये बात एकदम समझ लेना है। तो इसमें भी अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये भी श्योर है। और अगर फोकस पर बनेगा तो दर्पण के पीछे, तो काल्पनिक बनेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें हमेशा काल्पनिक ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मामला यह है कि वस्तु अगर कहीं भी, यहां पर अगर कहीं भी रखिएगा, तो प्रतिबिंब आपको पोल और फोकस के बीच में ही देगा।
चाहे आप कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, दुइये को कैसे बनता है। तो अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो एक के लाइन में आप सभी लोग बता दीजिए मेरे भाई। अगर वस्तु को अनंत पर रखिएगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कहेंगे प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनेगा, ध्यान रखेंगे कहां पास, तो यहां पर फोकस पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और अनंत और पोल के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, अनंत और पोल के बीच में अगर वस्तु को कहीं भी अगर रखते हैं, तो याद रखना मेरे भाई एक के लाइन में, ये भी इस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। कहां पे, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा कहां पर, तो कहेंगे प्रतिबिंब हमारा पोल तथा फोकस के बीच में बनता है। इसी के कहां पे, तो कहेंगे इसी के बीच बनेगा। लेकिन ध्यान रखना प्रतिबिंब छोटा आकार का बनता है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और उधर बनेगा तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। तो ये तो क्लियर है कि काल्पनिक होगा तो हमारा सीधा होगा और छोटा बनेगा, चूंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब के साइज को छोटा करता है। तो ये सारी बातें आपको पता रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब मान लेते हैं क्वेश्चन उल्टा बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को समझ में आना चाहिए उत्तल दर्पण के पोल एवं फोकस के बीच रखी काल्पनिक वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा। ये क्वेश्चन आपका उल्टा है। तो मेरे भाई पोल यहां, अनंत यहां, इसके बीच में यहां पर बोलना चाहिए पोल और अनंत बोलना चाहिए था, या पोल यहां पर क्या बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको अनंत बोलना चाहिए था। पोल तथा अनंत के बीच में, इन दोनों के बीच में रहेगा तो पोल और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा, छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। तो एक एक क्वेश्चन हमारा यहां पर सी ऑप्शन हमारे यहां पे राइट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, बस इस चीज को आप समझना। अगर कंसेप्ट बढ़िया है तो कोई दिक्कत आपसे नहीं है, आपसे उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस इजी वे में आपसे बन जाएंगे। कभी भी आएगा तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझते हैं। आपके सामने में कुल आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की जब बात आती है, जिसको कुल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब ऐसे में आपसे पूछा गया है मेरे भाई कि जब प्रकाश आपतित होती है तो क्या आपतित होती है। तो आप एक बात जान लीजिए कि जब कभी भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेगा तो दो ही बात आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए मेरे भाई क्या चीज जरूरी है। एक बात जान लीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटती है, ये घटना तभी घटती है जब प्रकाश हमारा किधर से किधर जाती है। ध्यान रखना, प्रकाश हमारा किधर से किधर जाएगी, तो कहेंगे प्रकाश हमारा ट्रेवल करती है किधर से किधर। तो याद रखना मेरे भाई, सघन से जब विरल में जाती है, ये एकदम सत्य है, इस बात को ध्यान रखना। अगर प्रकाश सरगहन माध्यम से अगर विरल में जाएगी तभी हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है। तो प्रकाश की हम बात कर रहे हैं, अगर सघन से विरल जा रही है तो घटना घटेगी, विरल से सघन में यह घटना देखने को नहीं मिलती है। आपको समझ लेना है कि सघन से जाएगा सघन में, और ध्यान रखना सघन से विरल जाएगा, लेकिन सघन से विरल में हमारा यह घटना देखने को सघन से सघन में ही होता है, लेकिन टेंडेंसी होता है सघन से विरल जाने का। मैं आपको दूसरा बात यहां दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, एकदम सिंपल सा कैसे इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, कहां जा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर हमारा है, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, तो नीचे में हमारा यहां पर पानी है, यहां पर हमारा पानी, ऊपर में हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर हवा है। तो एक बात जान लीजिए मेरे भाई, ये हवा और पानी का इंटरफेस हो गया, सतह हो गया। अगर हम अविलंब की अगर बात करते तो आपको पता होगा कि अविलंब, अभी मैंने चिल्ला चिल्ला करके बोला कि सतह पर 90 डिग्री पर अविलंब होता है, इसको अविलंब बोल दिया। अब बताइए कि प्रकाश ऊपर से नीचे जाएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, सघन से विरल ना जाएगा जी। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर सघन से विरल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई कि सघन से विरल अगर जाएगा, सघन से विरल की तरफ जा रहा था, सघन से किधर जा रहा था, विरल की तरफ जा रहा था। तो ये वैसा कोण, जिस कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं, क्रिटिकल कोण कहते हैं, इस कोण पर जो प्रकाश है वो मुड़ करके अपवर्तित होकर के हमारा इस लाइन पर आ जाता है। यानी कि ये अविलंब से 90 डिग्री पर अगर मुड़ जाता है तो ऐसे कोण को क्रांति कोण कहते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा, और याद रखना क्रांति कोण के लिए भी ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्रांति कोण का निर्माण तभी होता है जब सघन से विरल की तरफ हमारे प्रकाश जाती है। तो ये एक बात क्लियर हो गई, क्रांति कोण हमारा वह कोण होता है जिस कोण पर अपवर्तित किरण अविलंब के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाती है, ठीक है, तभी इसको कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आता है मामला हमारा यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटेगी मेरे भाई कि जब हमारा क्रांतिक कोण से ये कोण ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये कोण हमारा क्रांतिक कोण से क्या होगा, तो ज्यादा होगा। अब अगर ज्यादा होगा तो अगर मान लेते ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुआ तो ये प्रकाश हमारा इसी में आ जाता है,
इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह दिए। इसका मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन आ गया, जो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रांतिक कोण से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी ये घटना घटेगा। तो एक घटना ये ध्यान रखना है। दूसरा घटना आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश हमेशा सघन से जाएगा और विरल की तरफ जाता है, लेकिन ये आपका सघन से जाएगा, सघन में ही वापस आ जाता है। ऐसे घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो दो बात हम आपको दिखाए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटना घटेगी जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, विरल से सघन नहीं, सघन से विरल की तरफ जाएगी। हाँ, ये बात श्योर है कि प्रकाश की घटना, ये वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी घटेगी जब क्रांतिक कोण से हमारा ये कोण क्या होगा, ज्यादा कोण पर इंसिडेंट करेगा। यहां पर देखिए क्रांतिक कोण पर 90 डिग्री पर मुड़ गया है, जाहिर सी बात क्रांतिक कोण से अगर ज्यादा एंगल पर अगर हम उसको गिराएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो सघन से गया, सघन में ही वापस आ गया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन की घटना वैसे भी सघन से सघन में कोई एक के माध्यम में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम कहेंगे क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर अगर इंसिडेंट करता है तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटती है, और सघन से विरल में ध्यान रखना है। तो ये बात था। तो कुल आंतरिक परावर्तन में जब प्रकाश आपतित होती है अवतल दर्पण वायु से किसी दिए गए कोण पर, समतल कोण की सतह पर, तो पानी के अंदर रखे हुए कांच के अंदर से किसी दिए गए कोण पर, यानी देखिए यहां पर पानी के अंदर रखे हुए कांच के अंदर से किसी दिए गए कोण पर, तो कांच के अंदर यह घटना घट रही है, यानी कि सघन से सघन में हो रही है। हमारा यही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, तो कहेंगे राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से है, एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर उत्तल दर्पण का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि एक वास्तविक वस्तु का, एक कोई रियल वस्तु है, प्रतिबिंब नहीं है, ये वास्तविक वस्तु, कोई वस्तु है उसकी बात कर रहा है, उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बताइए, असत्य कथन को चूज करना है। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, ये सच है। तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, और ध्यान रखना मेरे भाई कि काल्पनिक प्रतिबिंब देगा तो हम कहेंगे यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब हमारा कभी हो नहीं सकता, तो कहेंगे यही हमारा गलत है, ये गलत है, गलत को चूज करना था और सत्य कथन को चूज करना था। ये सब सही होगा कि प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच में बनेगा। जब वस्तु हमारा कहां पे, अनंत और पोल के बीच में अगर होगा तो प्रतिबिंब हमेशा कहां पे, तो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है और काल्पनिक बनता है। ये सही हमारा हो सकता है, हमने इसके बारे में पिछला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। और याद रखना कि उत्तल दर्पण हमेशा, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है, ध्यान रखना। दुइयों कैसे होता है, और प्रतिबिंब क्योंकि उत्तल दर्पण है काल्पनिक होगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होगा। तो ये सब स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारे सही है, लेकिन इसमें वास्तविक कहीं नहीं हो सकता है। जो जानते हैं सबसे पहले उसी को काट देंगे। तो क्वेश्चंस बनाने का तरीका आपको अगर पता है तो समझ लीजिए कि आप यहां पर महारत हासिल है, आपके क्वेश्चंस बनेंगे, गलती नहीं होगा। की पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी डी जिनका है उनके बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आपका मेरे भाई यहां पर दे रखा है, और यह बोला कि पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल रेखाएं होती वो कैसी होती है, तो बल रेखाएं की बात कही गई है मेरे भाई, ये कर्व होती है। कैसी होती है, कर्व होती है। याद रखना ये कर्व होती है, ना इलिप्टिकल ना कंसेंट्रिक सर्कुलर, हमेशा याद रखना कि ये वक्रित होती है, कर्व होती है। याद रखना मेरे भाई ये कर्व रूप में आपको देखने को मिलेगा, इसको कर्व रेखा हम लोग कहते हैं। वृत्त के पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में बोला है, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल रेखा उत्पन्न होती है वो कर्व होती है। चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु भी मिलता है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। उदासीन बिंदु किसको कहेंगे तो इसको समझना पड़ेगा। जैसे कि कह देते हैं यहां पर, हमारा ये इजी ही है, कोई बहुत टफ नहीं चीज नहीं है। अगर मान लेते हैं मेरे भाई कि हमारे पास ये चुंबक है, चुंबक के बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर मैंने इसको परमानेंट मैग्नेट मान लिया, हमने कैसा मैग्नेट मान लिया, इसको परमानेंट मैग्नेट मान लिया, इसका मतलब है इसको हमने अस्थाई चुंबक यहां पर मान लिया। अगर अस्थाई चुंबक की बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना अस्थाई चुंबक की ध्रुव जो होती है वो कभी नहीं बदलती है, उसका पोल वहीं पे होता है। अब मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा कैसा तो कहेंगे साउथ पोल है। तो एक हमारा यहां पर नॉर्थ पोल, एक हमारा यहां पर साउथ पोल दिख रहा होगा। इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती जो कि मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं। और इसमें समझना मेरे भाई कि चुंबकीय बल रेखा जब निकलती है तो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी और किस में जाएगी तो कहेंगे ये साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकल करके किस में जाएगी तो साउथ में जाती है। और ये कर्व वक्र होता है, ये हमारा वक्र होता है, कोई सर्कुलर नहीं होता है, कोई अंडाकार नहीं, ये वक्र रेखा में हमारा होता है। और जब किसे हम लोग वहां पे रखते हैं, तो अब यहां पर उदासीन बिंदु की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पर चलते हैं, छोड़ते हैं इस चीज को और समझते हैं इस चीज को। उदासीन बिंदु कौन होगा, सबसे अधिकतम अगर चुंबकीय प्रवृत्ति होती तो वो कहां पर, पोल पर होता है। याद रखना सबसे अधिक, आपको ये बात ध्यान रखना है, सबसे अधिक
सबसे अधिक चुंबकीय गुण अगर कहीं पर होते हैं तो ध्यान रखना मेरे भाई, सबसे अधिक चुंबकीय गुण कहां पर होते हैं तो पोल पर होता है। चाहे वो नॉर्थ पोल रहे कि साउथ पोल रहे, फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छा चुंबकीय गुण कहां पे होगा तो कहेंगे पोल पर होता है, पोल के आसपास होता है, यहां पर होगा। इसका मतलब सबसे अच्छा चुंबकीय यहां पर भी होगा तो कहेंगे ये हमारा दोनों जगह की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे अधिक हमारा चुंबकीय गुण होता है। सबसे अधिक क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर चुंबकीय गुण होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई जब दोनों पोल पर सबसे अधिक होगा तो जाहिर सी बात है जब इसके बीच में हम लोग आएंगे, इसके बीच की हम बात कर रहे हैं, इस जगह पर हम लोग आएंगे तो इस जगह पर हमारा क्या होगा, तो इसी को हम लोग न्यूट्रल जगह कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। यही हमारा न्यूट्रल जगह होता है जहां पर हम कहते हैं कि चुंबकीय गुण सबसे मिनिमम यानी कि कहेंगे सबसे कम होता है। तो न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल में जितना इधर आएंगे उतना ही इधर जाएंगे। तो हम कहेंगे इधर से आने पर उधर से जाने पर मेरे भाई साउथ नॉर्थ है हमारा, उल्टा है, अपोजिट है। तो जाहिर सी बात है जितना इधर आएंगे उतना ही इधर आएंगे, तो यहां पर न्यूट्रल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि बीच में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कहां पर होता है तो कहेंगे बीच में होता है। एक बात तो क्लियर हो गया कि बीच में न्यूट्रल होता है। और अगर न्यूट्रल होगा तो याद रखना मेरे भाई यहां पर चुंबकीय गुण हमारा क्या होगा तो कहेंगे यहां पर जो चुंबकीय गुण होंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, तो यहां पर एक ही लाइन में आप जान लीजिए चुंबकीय गुण की बात करते हैं तो ये चुंबकीय गुण का मान 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैग्नेटिक जो उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं या फिर आप कहेंगे चुंबकीय गुण यहां पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये अगर मान लेते हैं ये हमारा दोनों अपोजिट नेचर का हमारा होता है, दोनों पे प्रबलतम हमारा होगा। जब दोनों एक साथ मिलता है तो यहां पर कहीं ना कहीं न्यूट्रल हमारा होगा, तो बीच में न्यूट्रल होता है। तो आपसे वही बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु बताइए, चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि चुंबक के अंदर उदासीन बिंदु कौन सा बिंदु होता है, तो उदासीन बिंदु हमारा यही होगा जहां पर चुंबकीय गुण का मान 0 हो जाएगा। तो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से निरस्त हो जाता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण रूप से अगर निरस्त हो जाता है, 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे इसी को हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात आपको समझना है, अगर चुंबक को आप कितने बराबर भाग में अगर काट दोगे तो इसके ध्रुव नहीं बदलते हैं। नॉर्थ नॉर्थ साइड रहेगा, साउथ साउथ साइड रहेगा, इसमें कहीं से कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है। जितने लोग लाइव देख रहे होंगे सभी लोग से हम यही कहना चाहेंगे मेरे भाई कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। फिर अगर आज केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं करवा पाए तो कल आपके बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका कल सुबह में 8:15 पर हम फिर लाइव आएंगे और कल सुबह में आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ही चलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी, ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि बिस्मथ बारे में बताना है कि बताइए कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस आता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं, सबसे घटिया मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारा इसी में होता है, सबसे बढ़िया इसमें होता है। तो जो चुंबकीय गुण सबसे अच्छा होता है वो हमारा फेरो में होता है। और याद रखना मेरे भाई कि जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हमारा होता है, इस बात को ध्यान में रखना। इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा, तो एक ही लाइन में आप याद रखना, आयरन की बात करते हैं, निकल की बात करते हैं और हम यहां पर कोबाल्ट की बात करते हैं। तो आयरन निकल कोबाल्ट जो होता है ये हमारा अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है और कुछ हमारे इसमें एलॉय भी शामिल होते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखना डायामैग्नेटिक मटेरियल के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे घटिया हमारा इसी में होता है, सबसे बढ़िया इसमें होगा, बीच वाला बीच में होगा। तो डायामैग्नेटिक में क्या होगा, तो सबसे याद रखना मेरे भाई कि जैसे कि सोना चांदी की हम बात करते हैं, ये हमारा सोना चांदी एयू एजी की बात कर लिए। उसके बाद हम लोग कहेंगे हवा और साथ में हम लोग किसकी, तो यहां पर पानी की बात करते हैं। और इसी में हम लगातार आपको बताए थे मेरे भाई कि इसी में बिस्मथ भी पूछता है, इसी में आपसे मरकड़ी भी पूछेगा, इसी में आपसे जिंक भी पूछता है। तो ये सब जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, तो मेरे भाई याद रखना कि सोना हो गया या चांदी हो गया या हवा हो गया या पानी हो गया या बिस्मथ हो गया या एच हो गया या जिंक हो गया, इन सब की बात करते हैं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है और इसके अंदर चुंबकीय गुण बहुत कम होता है। देखिए सोना में चुंबक को सटाएगा तो अट्रैक्ट नहीं करता है, बिल्कुल। तो यहां पर बिस्मथ जो होगा हमारा प्रति चुंबकीय होगा। लगातार अगर मेरी क्लासेस आप अटेंड कर रहे होंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं बुझा रहा होगा कि इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोगों को ये काम करना भी है। और दूसरे तरीके से मैं आपको ये बता दूं मेरे भाई कि अगर हम लोग यहां पर पारामैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अगर हम बात करते हैं, एक ही लाइन में जान लीजिए, जितने भी अल्कली मेटल है और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है यानी कि क्षारीय धातु और इस क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे, हाइड्रोजन को छोड़ करके वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा पारामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो याद रखना मेरे भाई हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्षारीय धातु पढ़ते हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्षारीय धातु पढ़ते हैं, हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्षारीय
क्षारीय मृदा धातु भी हम लोग पढ़ते हैं, तो क्षारीय धातु भी पढ़ते हैं, क्षारीय मृदा धातु भी हम लोग प्रेडिक्टेबल में पढ़ते हैं, ये सब हमारा शामिल है। इसके अलावे भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आपका इसी में मिल जाना है, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो आप देखेंगे क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु को खोज करके आप आंसर कर लोगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और इन सब का बोर्ड पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, लेकिन याद रखना मेरे भाई कि बोर्ड पीडीएफ हम आपको भेजेंगे, तो इन सभी का बोर्ड पीडीएफ आपको जरूर आपके पास चला जाएगा, बशर्ते कि आप लोग क्या करना क्या है मेरे भाई, आपको क्या करना है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है आप ये बात समझ लीजिए कि हम आपको यहाँ पर जितने भी क्लासेस हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा सारी क्लासेस का बोर्ड पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, टेलीग्राम पर सेंड करवा देंगे। तो आपको टेलीग्राम से जुड़ करके क्या करना है, तो आपको यहाँ से सारे के सारे बोर्ड पीडीएफ को ले लेना है, ताकि ये आपके काम का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके सामने है। अब मेरे भाई आपके बहुत सारे मित्र रेलवे की भी तैयारी करते हैं और लगातार वो रेलवे में तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए रेलवे की वैकेंसी इस बार कई दिनों के बाद देखने को मिली है। तो यहां पर एक मामला सबसे अहम हो जाता है कि रेलवे की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है, और आपके कई मित्र रेलवे की तैयारी करते होंगे, आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। हम उसके लिए रुक्मणी पब्लिकेशंस का एक बुक का सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं, जिसमें 9500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज होगा। जिसको नहीं पता हो जान लीजिए, 2018 से लेकर के 22 तक के इसमें रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए, रेलवे के एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इसका ओरिजिनल पूछा हुआ क्वेश्चंस को हमने क्या किया मेरे भाई, इसमें चैप्टर वाइज कर रखा है। उसको चैप्टर वाइज जो बढ़िया चैप्टर होगा सबसे पहले वहीं शुरुआत करेंगे, और ये सभी एग्जाम में, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, हर एक जगह आपके लिए यूजफुल होगा। और ये आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, ये आपका रेलवे वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान, जो कि आपका 3000 क्वेश्चन आपको मिलना है। ये क्लासेस अब स्टार्ट हो गया, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका है, और नेक्स्ट क्लासेस इसकी आगे आज से आपकी होनी है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कैल्शियम की बात करते हैं। अब अभी बताइए, जस्ट हमने आपको यहां पर क्या बोला था कि अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो क्षारीय मृदा धातु में ही तो हमारा आता है बे, मग, का, सर, बा, पढ़ते हैं ना हम लोग। ये क्षारीय मृदा धातु ही तो है। ये कैसा धातु? क्षारीय मृदा धातु है। ये क्षारीय धातु क्या होता है कहेंगे, हमारा हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ह, ली, ना, क, रब, सस, फारियात। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे भाई, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आप जो देख रहे हैं, ये सब क्षारीय धातु के हैं। तो आपसे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन, आपसे यहां पर कैल्शियम पूछा है। अब आप देखिए कैल्शियम इसमें है कि नहीं, यहाँ क्षारीय मृदा धातु में यहाँ पर कैल्शियम आ गया। इसका मतलब है मेरे भाई क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय धातु हमारा यहाँ पर पारामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो कैल्शियम हमारा अनुचुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे। बिल्कुल, जिनका भी 13 का बी है उनके राइट है, बिल्कुल आप सही से बारीकी से पढ़ रहे हैं। शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है हमारा क्या होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। दो ऑप्शन आपका मैच कर गया है मेरे भाई। सॉफ्ट आयरन कोर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखना यहां पर भी इसका मामला है। अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हो, अगर आप सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लॉसेस बहुत कम होता है। याद रखना सॉफ्ट आयरन कोर से क्या करते हैं, यहां पर जो हिस्टेरेसिस लॉसेस वगैरह होता है, कौन सा लॉस की बात करते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस की अगर हम बात करते हैं, तो ये लॉस जो होता है यहां पर कहेंगे, ये लॉस सॉफ्ट आयरन कोर में ये लॉसेस आपका क्या होता है कहेंगे एकदम मिनिमम होता है, नहीं के बराबर होता है, मिनिमम आप समझ लीजिए कि मिनिमम होता है। लेकिन अगर यही आप हार्ड आयरन कोर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है। तो अगर कोई आप हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं या हार्ड आयरन कोर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात जान लीजिए इसमें लॉसेस अधिक होता है। इसमें लॉसेस जो होगा ये हमारा क्या होगा, तो इसमें लॉसेस आपको अधिक देखने को मिलता है, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर सॉफ्ट हो गया तो लॉसेस कम होगा, मिनिमम होगा, और अगर मान लेते हैं हार्ड हो गया तो लॉसेस क्या होगा, अधिक हो गया, ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें आपको दो चीज आपको दे रखा है, इसलिए मेरे भाई हम कहेंगे कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन के आपके बी एंड सी की अगर हम बात करते हैं, दोनों आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि सॉफ्ट आयरन कोर से लॉसेस कम होता है, इस बात को एकदम ध्यान में रखना। हार्ड में लॉसेस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा, लॉसेस ज्यादा होगा। सॉफ्ट आयरन कोर में एरिया कम होगा, लीनियर ग्राफ बनता है, और हम कहेंगे लॉस भी हमारा कम होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी चुंबकीय की चुंबकशीलता महत्तम किसकी होती है। मेरे भाई चुंबकशीलता अगर महत्तम होती है, तीन को चीज तो आपको पढ़ना है। यहां पर एक हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है, और दूसरा हमारा क्या, तो मेरे भाई यहां पर पारामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है, ये हमारा पारा हो गया। और तीसरा हमारा क्या, तो यहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तीन ही चीज आपको है,
और तीनों चीज में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है जिसकी हम बात करते हैं चुंबकशीलता, वो सबसे अधिक किसका होगा मेरे भाई, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि सबसे अधिक अगर एक से ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा अगर होता है तो फेरो का होता है। उसके बाद पाड़ा का होगा, इसमें म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर डाया की बात करते हैं मेरे भाई, इस केस में म्यू लेस देन 1 हो जाता है। आप कहेंगे ऐसे केस में हमारा क्या होता है, कहेंगे ये हमारा कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा चुंबकशीलता पूछा गया है तो आप कहेंगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का होगा, और एक ही लाइन में कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। आज हम यही 15-16 एक और क्वेश्चन शायद है, उसको भी हम करा ही देते हैं, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बोर्ड पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जरत आघूर्ण की बात करते हैं मेरे भाई, बढ़ने के साथ आवर्तकाल क्या होता है। मेरे भाई देखो, जरत आघूर्ण, हम लोग एक आवर्तकाल का फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 पाई रूट अंडर एल अपन में जी होता है। कई बार हम लोग ये सिंपल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं। किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, तो यहां पर सिंपल पेंडुलम की जब हम बात करते हैं तो उस समय पढ़ते हैं 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, और टी हमारा क्या होता है, यहां पर आवर्तकाल की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं मेरे भाई, आवर्तकाल। अब यहां पर एक बात आपको जान लेना है मेरे भाई, एक और फॉर्मूला टी इक्वल टू होता है, और ये 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन में के हमारा मिनिमम होता है, या आई अपॉन में के मिनिमम होता है। तो आप सिर्फ जान लीजिए, लेकिन ये कहां पर देखने को मिलता है, तो ये हमारा जरत तो आघूर्ण के सेंस में मिलेगा, यहां लंबाई के सेंस में होता है। यहां पर किसके सेंस में मिलेगा, तो आघूर्ण, जरत आघूर्ण को आई से दिखाते हैं, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ये हमारा आवर्तकाल होता है। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आवर्तकाल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जरत तो आघूर्ण के बीच में यही रिलेशन होता है, के वगैरह को छोड़ दीजिए, कांस्टेंट टर्म होता है, लेकिन टी और आई में कैसा रिलेशन है, तो आप यहां पर देख लीजिए मेरे भाई, टी समानुपाती हमारा अंडर रूट किसका, तो आई का होगा, अगर के और 2 पाई को कांस्टेंट मान लेते हैं तब। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपसे जरत आघूर्ण के बढ़ने की अगर बात कही गई है, अगर ये टर्म अगर बढ़ेगा मेरे भाई, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, और आवर्तकाल अगर बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर हमारे ए राइट हो जाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हमारा 11th-12th में भी कहीं ना कहीं कई बार पूछ लेता है, इसलिए इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रखेंगे। के हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर कोई कांस्टेंट टर्म है, 2 पाई कांस्टेंट है, और ये इसको के को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, लेकिन उतना आपको करने की जरूरत नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन को कांस्टेंट मान करके चलना, और आई और टी में रिलेशन हमारा कुछ ऐसा ही होगा, आंसर करेंगे। तो आपको छोटा छोटा चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, और सब कुछ आपके काम का चीज है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहां पर, ये अगर बढ़ता है तो आई का मान बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो इसका बोर्ड पीडीएफ भी हम आपको सेंड कर देंगे, और बोर्ड पीडीएफ जो आपको मिलेगा भाई मेरे भाई, तो आपको याद रखना कि इसके पूरे के पूरे बेड पर जितना भी पढ़ाएं आपको इसी टेलीग्राम पर आपको मिलना है, जुड़ जाना, और यहीं से आपको बोर्ड पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद बाकी बड़ा काम का चीज होता है मेरे भाई, लगातार अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी हम इस क्लास को अब इसके बाद जो है हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपको एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग लेट से जुड़े होंगे, ये क्लासेस कल भी आपका सुबह 8:15 पे लाइव होगी, और कल केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा सा कुछ बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, जिसकी वजह से नहीं कर पाए, नहीं तो आज ही हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को आपके सामने में कर देते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि लगातार आप कल भी आपको लाइव आना, और 8:15 पर लाइव हो जाना है। कल एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको केमिस्ट्री के करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अभी हम इसका बोर्ड पीडीएफ हम आपको सेंड कर देते हैं, और ये बोर्ड पीडीएफ भी आपको यहां से मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और इसी तरीके से हम लोगों क्लास को कंटिन्यू करते रहना और सीखते रहना, यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, जहां जो जुड़े हुए हैं सभी लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, और सभी लोगों का क्लास होना चाहिए। देखिए, नियुक्ति बैच अगर अभी आप लेते हैं, अगर आप में बहुत कैपेसिटी है नियुक्ति बैच पढ़ने का, बहुत कैपेसिटी है, बहुत जान लगाएंगे नियुक्ति, लेकिन एक बात तो मेरे भाई सही है, देखिए अगर कभी कभी 1 मार्क्स से भी किसी का सिलेक्शन होता है, कोई 1 मार्क्स से भी पीछे रह जाता है। नियुक्ति बैच के लास्ट मोमेंट में लगभग 150-200 क्वेश्चन हम ऐसे कराने वाले हैं, आज से शुरुआत होगी, वो पूरा का पूरा 9-10th को टारगेट करते हुए वो क्वेश्चन मैंने सेट किया है। आप देखिएगा क्वेश्चंस का लेवल एकदम बेहतरीन उसमें डाला हुआ है, आप लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ही मिल गया तो मेरा पैसा ऊपर हो गया। बहुत फीस नहीं है, अगर आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट में अगर नहीं छोड़ना चाहिए, कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 6 to 8 का जब एग्जाम हुआ तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उसी नियुक्ति बैच से देखने को मिला है। और हमें आपसे कहना चाहता हूं, पिछले बार 9-10th के जो क्वेश्चन थे, मैक्सिमम क्वेश्चन नियुक्ति बैच से ही पिछले बार भी आया था 9-10th का,
और इस बार हम कोशिश किए हैं कि 9, 10th और 6 to 8 दोनों कवर हो रहा था, और साथ ही साथ हमने कोशिश किया है कि केमिस्ट्री के बहुमूल्य क्वेश्चंस को उसमें आपको रख करके करा दें, ताकि केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस अगर आ जाए तो आप वहां से उसको कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे पास अभी भी 10-15 दिन है, हम कर लेंगे, छुट्टी के समय में बैठ बैठ करके वीडियो देख देख करके कवर कर लेंगे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि एक एक मार्क्स आपको रिजल्ट देगा, इस बात को ध्यान रखना। बाद में ये सब कोई मैटर नहीं करता है, आप क्या किए नहीं किए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अगर लास्ट मोमेंट में आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने ये काम नहीं किया, तो मेरा ये नहीं हुआ, जानते हुए अगर गलती करेंगे तो मामला गड़बड़ है। इसलिए आपको अगर लगता है कि कर लेंगे 15-20 दिन अगर हम पढ़ सकते हैं नियुक्ति बैच में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, नियुक्ति बैच वहां अवेलेबल है आपके 9, 10th के लिए, एकदम बहुत ही फुल्ली फोकसाइज उसमें मटेरियल लास्ट में डाला गया है, उससे हम कवर करवाएंगे, तो आप वहां से कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपका पेपर जो है, आप ये मान के चलो कि पेपर आपका होगा ही होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। पेपर आप मान के चलो कि पेपर आपका अप्रैल में हो जाना है, क्योंकि वो आपका संभावित थी, हमको जैसा लग रहा है कि हो जाएगा पेपर, और एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। इसके भी पीछे रीजन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी सरकार की ही है, सरकार अगर तानाशाही सरकार है तो कहीं ना कहीं यहां पर मामला गड़बड़ है। लेकिन एग्जाम को कैंसिल करके जैसे ही भनक लगी और जैसे ही साक्ष्य मिला, इतना सबूत मिला है, तो कैंसिल कर देना चाहिए। इसमें कहीं से बच्चे को घसीटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घसीटाएंगे तो हमारी सिस्टम थोड़ी घसीटाएगी। कौन घसीटाएंगे? तो जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, गरीब घर के जो बच्चे होते हैं, हम तो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी फोन कॉल्स करते हैं कि सर बहुत गरीब है, दूसरे से पैसा मांग करके हम पटना आकर के रह करके तैयारी कर रहे हैं, यहाँ रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। सर बताइए कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है और इस तरह की चीजें होती, तो हमारा सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग किस जगह के रहेंगे? तो इसीलिए अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो दुखद ही बात ही होगी, लेकिन अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारे लिए बेहतर चीज होगी, क्योंकि हमारा कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है, फिर हम बेहतर करेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। ठीक है। और आप लोगों में से जो लोग 9, 10th का तैयारी करते होंगे, अगर आप लोग लगता है कि नियुक्ति बैच हम कवर कर लेंगे 10 से 15 दिन में, उसमें टोटल वीडियो पड़ा हुआ सीक्वेंस में लास्ट मोमेंट में केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन करा देंगे, आप वहां से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये कभी ना हुए हम वो काम नहीं किए थे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग। हाँ, कॉमन पेपर में भी आप देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन पेपर में भी मिला था। 8 क्वेश्चन जो कॉमन पेपर का इस बार 6 to 8 में आया था, उसमें भी देखिएगा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी मटेरियल से प्रोवाइड किए गए थे। हम आपको क्या बोलते हैं, इतना क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कि सिलेक्शन उसी से हो जाएगा, अलग से कुछ पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। चलिए, ये सब तरीका होता है शॉर्ट टर्म में ज्यादा आउटपुट देने का, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट लेने का, रिजल्ट छीन लेने का, ये सब ताकत होता है कि आप क्वेश्चंस के माध्यम से कैसे करते हो। और अगर आपको कंटेंट, क्वालिटी और सब कुछ अगर बेहतर मिलता है तो ये काम एकदम करना चाहिए आपको, तो इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, हाँ, पीडीएफ वगैरह जो है आपको अच्छा सेंड कर देंगे। आज तो थोड़ा सा, चूंकि पहली क्लासेस थी यूट्यूब की क्लासेस अभी स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब ये सारा चीज सबका ठीक ठाक रहेगा। तो चलिए अभी इतना ही, लेकिन हम जाते जाते सभी भाई बहन लोग से यही कहना चाहेंगे, एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए अपने प्यारे भाई के लिए। एक बार सभी लोग लाइक बटन दबा दीजिए। सर मेरा एग्जाम अच्छा गया बट एग्जाम कैंसिल, अरे कोई बात नहीं, जैसा होगा सबके लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना आवाज उठाते रहना है। अगर कोई ट्विटर कैंपेन होता तो उसके माध्यम से भी आवाज उठाना है, क्योंकि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता है तो ये बड़े लेवल पर धांधली हो गया है, क्योंकि कौन देखा ये क्वेश्चन कहां नहीं गया है, अगर क्वेश्चन निकल गया तो निकल गया, तो बहुत बड़ा संशय वाली बात है। इसीलिए मेरे भाई, अगर इस तरह का चीज होता है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पढ़ने का मन नहीं करता, बिल्कुल नॉलेज जोन, पढ़ने का मन कैसे करेगा आप ही बताइए। लोग टूट जाते हैं, बहुत हिम्मत लोग जुटाते हैं ना, इस एज में खास करके बहुत लोग हिम्मत जुटाता तब किताब कॉपी को खोल पाता है। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा पूरी दुनिया के साथ होती है। बहुत मेहनत करना चाहता है, बहुत हिम्मत लगाता है, तब किताब कॉपी खोलता है और उतना मेहनत करता है, और इस तरह की घटना अगर घट जाती है तो ये निंदनीय है, और हमारे बिहार के लिए समझिए कि शर्मसार करने वाली ये घटना है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर हुई है तो ये बीपीएससी का अपमान हुआ है, ये बात जान लीजिए। और बीपीएससी आप समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी आयोग, बिहार की एक रिकॉग्नाइज्ड और सबसे सटीक और सही आयोग मानी जाती है, और उसके अंदर जब इस तरह की धांधली होगी तो अदर क्या करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर कल सुबह के 8:15 पर। आप लोगों को कल भी लाइव आना है, बेहतरीन क्वेश्चंस का समावेश हम आपको वहां भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आज के लिए। हाँ बिल्कुल, आइसोमेरिज्म वगैरह सब पढ़ा देंगे काव्या जी, आप निश्चिंत रहिए। अब आपकी क्लासेस भी ऐप पे भी चलेगी, आइसोमेरिज्म भी करवाएंगे आपको, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम आपको ऐप पे कराएंगे, निश्चित रहिए आप। तो जितने भी टाइप के बचे हुए हैं वो ऐप पे सारी क्लासेस हम आपको नियुक्ति बैच में देंगे। जो लोग नियुक्ति बैच से नहीं जुड़े होंगे, कर लेना, बहुत बेनिफिट होगा लास्ट मोमेंट में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।